लेबोरेटरी के इंचार्ज, बाकी उपस्थित सभी कृषि विभाग के AA सुपरवाइजर वगैरह और किसान भाई और बहनों, जैसा कि शुरू में परिचय में भी दिया था कि हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा वहाँ से आए हैं और मैं पशुपालन विशेषज्ञ हूँ। तो बात खेती बाड़ी मिट्टी सभी पे विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी बातें काम की थी, और कुल मिला के इन सभी बातों का निचोड़ ये था कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे हो, कम खर्चा करें और आय को बढ़ाएं। तो चाहे मिट्टी के स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, फसलों की उन्नत वैरायटियाँ थी, बीज वगैरह थे, इन सब पे हमने बातें करी। लेकिन खेती के साथ साथ जब बात चलती है तो फिर पशुपालन का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। और आज के समय में खेती के साथ साथ या खेती के अलावा पशुपालन कहीं ज़्यादा महत्व रखने लगा है, क्योंकि हम लोग, हमारी सरकार वापस पुरानी पद्धतियों पे, पुरानी तरह की खेती करने पे वापस जोर दे रही है। क्योंकि अब तक जितना हमने पिछले 50-60 साल में जो कुछ किया, अधिक से अधिक खाद डाली और दवाइयाँ डाली, उपज को बढ़ाने की कोशिश करी, तो उसका जो परिणाम हमको मिलने लगा है वो क्या है कि आम लोगों में कई तरह की बीमारियां नजर आने लगी है, जिनका पहले कभी गांव में तो नाम भी नहीं सुनते थे, लेकिन अब घर घर में कई तरह की बीमारियां आने लगी। तो अब वापस हम अपनी परंपरागत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जितनी भी, चाहे जैविक की बात करें थे, जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, उसमें पशुपालन का रोल बहुत ज़्यादा है। अब तक किसान पशुपालन सिर्फ अपने परिवार के लालन पालन के लिए, कि परिवार को दूध मिल जाए, घी मिल जाए, छाछ दही मिल जाए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो उसको हम बेच के 2 पैसे कमा लें, इतना ही रखते थे। और ज़्यादा ज़्यादा कुछ गरीब तबका या जो है कि एक पाड़ी पाल ली भैंस का, है ना, पाड़ी पाल ली, उससे झोटी ये एक नई भैंस बना ली, तो उससे वो कभी 2-3 साल में 80,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा किसी भैंस को बेच के कमा लेता था। उससे छोटा मोटा वो अपना कहीं पे ब्याह शादी में, छुच्चक में, बात में, इस तरह के काम में वो ले लेता था। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। अब हमको खेती के साथ साथ पशुपालन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं नया। और लोग बाग जो हैं, जो जागरूक हैं, अच्छे किसान हैं, युवा साथी हैं, वो पशुपालन में लीक से हटके काम करने लगे हैं। अब सिर्फ पशुपालन दूध के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पशुओं को दूध के लिए नहीं पाल रहे हैं, हम पशुओं को दूध के साथ साथ बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी पाल रहे हैं। अब जब से सरकार ने और लोगों में ये जागरूकता है कि भाई, अभी 1-2 वक्ता बात भी कर रहे थे कि जर्सी गाय, होलिस्टीन गाय, इनका दूध पहले डेयरी के लिए या ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए हम इनको पालते थे, तो वो गायें 30 किलो, 25 किलो, 35 किलो तक दूध देती थी, लेकिन उनके दूध में फैट नहीं होती थी, पतला होता था और उसके दाम कम मिलते थे। और अब जो जानकारियां धीरे धीरे आने लगी, तो उसमें ये निकल के आया कि इन गायों का दूध पीने से कई तरह की बीमारियां हमारे इंसानों में आती है। तो अब वापस हम हमारी पुरानी जो हमारी देसी गाय हैं, अलग अलग नस्ल की बहुत अच्छी गायें हैं, उनको पालने का ट्रेंड वापस चला है। तो लोग बाग अब बड़े स्तर पे, यानी एक साथ कई कई जानवर तैयार करके, और वो नई अच्छी नस्लों के जानवर, जैसे गायों की बात करें, राठी है, थार पार करे, गिर है, साहिवाल है, इस तरह के जानवर तैयार करके बेचने का जो है ना काम शुरू कर दिया। दूध बेचना तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन लोग बाग नए पशु तैयार करके बेचते हैं और उन पशुओं से इनकम ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ गोबर जो है, पहले सिर्फ एक, या तो उपले तेप के अपने घरों में जलाने के काम में, या सड़क के किनारे कूड़ी बना के, रूढ़ी बना के उससे हल्की फुल्की खाद का काम करते थे। लेकिन अब जैसे केंचुए की खाद तैयार करना, लोग बाग विदेशों में करोड़ों रुपए का काम छोड़ के और यहाँ पे आके केंचुए की खाद तैयार करने लगे हैं। जिनको विदेशों में कोई 70 लाख का, 50 लाख का पैकेज था, वो वहाँ से छोड़ के अपने देश में आके, और वो जैसे केंचुए की खाद का लंबा चौड़ा काम चालू कर दिया। साल के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का टर्नओवर वो ले रहे हैं सिर्फ केंचुए की खाद बेच के। तो केंचुए की खाद की डिमांड जब से ये कोरोना हुआ, कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, उसके बाद से इस तरह की चीज़ों का शहरों में बहुत ज़्यादा चलन हुआ कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को हरी सब्जियां नहीं मिली, बाजार बंद हो गए,
तो लोगों को समझ में आया कि क्यों नहीं हम हमारे घरों में कोई छोटी मोटी क्यारियां, गमलों में सब्जियां लगाएं, छत पे सब्जी लगाएं। तो उस तरह का ट्रेंड चला। तो आज घर घर में लोग बाग, शहरों में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उनमें भी इस तरह के कि घर में सब्जियां लगा रहे हैं, फलदार पौधे भी छत पे लगा रहे हैं। लोगों की छतों पे अमरूद के, बेर के, आम के, सब तरह के पेड़ छतों पे लगाने लग गए आजकल। उसके लिए मिट्टी कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए ये केचुए की खाद वगैरह इस तरह के ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चल गए। और शहरों में जितनी नर्सरियाँ जहाँ से सब्जियों की पौध और फलदार पौधों की पौध तैयार होती है, वहाँ पे केचुए की खाद और इस तरह की खादों का उपयोग ज़्यादा होता है। हम लोग खुद ये ट्रेनिंग हमारे युवा किसानों के बच्चों को, युवा साथियों को देते हैं उसमें। और ये जो केचुए की खाद, ये करीब 10 से 12 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। एक गोबर की खाद जो आप अपने घर में जो कूड़ी में इकट्ठी करते हो, उसमें और इसमें रात दिन का अंतर होता है। ये ज़्यादा पोषक होती है, ज़्यादा इसमें तत्व होते हैं जो फसलों को, ज़मीन को सुधारते हैं। और 10 से 12 रुपए किलो ये बिकती है। और जो केचुए होते हैं वो 150 से 200 रुपए किलो तक केचुए बिकते हैं। यानी खाद तैयार करने के लिए जो केचुए हम उसमें डालेंगे तो ये 100 से 150 रुपए। लोगों ने केचुए बेचना चालू कर दिया है, केचुए की खाद बेचना चालू कर दिया। तो ये पशुपालन से हम खाली दूध नहीं, दूध के साथ साथ नए पशु तैयार करके बेचना, इस तरह की अच्छी खाद तैयार करके बेचना। क्योंकि किसान का बेटा बहुत ज़्यादा अब नहीं पढ़ता, या पढ़ लिया तो वो फिर नौकरी नहीं मिल रही है आजकल। तो या तो वो किसी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री में 8 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसको कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। उसके बजाय अगर वो अपने संसाधन, अपने जो घर में साधन है, उससे अगर ये करे तो अच्छे पशुपालन और ये इस तरह की केचुए की खाद बनाना है, इस तरह के काम करे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो कमा पाएगा। इसके साथ साथ जैसे देसी गायों की बात कर रहे थे, अपनी जो देश की अच्छी नस्लें गायों की, तो उसमें आजकल दूध और घी दोनों का बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आजकल भैंस का घी जैसे करीब 1000 रुपये किलो चल रहा है, और दूध हमारा 60 से 65 रुपये शहर में मिल जाता है, 70 रुपये तक। लेकिन आपका घर से दूध क्या भाव बिकता है? करीब 40 रुपये, है ना। देसी गाय अगर हम पालते हैं, और शहरों में देसी गाय के दूध की डिमांड इतनी ज़्यादा है, 100 से 150 रुपये किलो तक दूध उनको मिल नहीं पाता है। लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूकता है कि देसी गाय का दूध पियेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और ये ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक की बीमारी है, शुगर की बीमारी, ये बीमारियां नहीं होगी। तो उस कारण से वो लोग बाग देसी गाय का दूध ज़्यादा पसंद करने लगे, और 100 से 150 रुपये किलो लोगों को दूध मिलता नहीं है। तो एक तो देसी गाय के दूध की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। देसी गाय का जो घी है वो 3 से 4 हज़ार रुपये किलो बड़े शहरों में बिकता है, और लोग बाग खरीदते हैं। लेकिन उसकी भी डिमांड उतनी, जितनी है उतनी पूर्ति नहीं हो पाती। तो हम लोगों को इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम जो देसी गायों की अच्छी नस्लें हैं उनको हम पालें, और उनसे हम ये सब चीज़ें करें। इसके साथ साथ सूरज भान जी ने एक बात कही थी कि बीच में रोक रहा हूँ अब पर दोगली भी खूब है। हमको सबसे ज्यादा समस्याएं गायों में क्या आ रही है कि जैसे आपने कहा बछड़ों की, सांड की, गाँव में भी गलियों में आपको आवारा पशु खूब घूमते हुए नजर आएंगे। शहरों में सब्जी मंडी में, सड़कों पे खूब होंगे, खूब एक्सीडेंट होते हैं, खूब दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन लेकिन उसका उपाय तो है, लेकिन हम कर नहीं पाते। उपाय ये है कि सरकार ने भी कुछ स्कीमें चला रखी है। पशुपालन विभाग जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी है। तो हम क्या, ये जो इनके बछड़े पैदा होते हैं ना, उनको, उनका बधियाकरण करवाना जरूरी है। लेकिन बधियाकरण को जानते ही नहीं हम। अगर हम बछड़े का छोटी उम्र में बधियाकरण करवा देंगे हॉस्पिटल में जाके, एक 5 मिनट का काम है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। मतलब वो, तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरफ तो किसी ने सोचा ही नहीं है आज तक। उसके लिए अभी सरकार ने, जैसे गौशालाएं हैं, जैसे गौशालाएं तो जगह जगह खुल रही है, गाँवों में, पंचायतों में या कस्बों में गौशाला आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से नंदीशाला का भी प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है। धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ रहा है। क्योंकि अब जो मैं केचुए की खाद की बात कर रहा था, अब मेल जो है, बछड़े या सांड है या इस तरह के जानवर हैं, दूध तो देते नहीं है, तो उनको सिर्फ खिलाने से कैसे है ना, कौन पालेगा। लेकिन आजकल तो लोग बाग ऐसे ऐसे हो गए जो हजारों बछड़ों को एक जगह रखते हैं, और जो गायें हैं जो
ब्याती नहीं है, बूढ़ी हो गई, उनको लोग बाग लेने लग गए और उनके सिर्फ उनसे खाद बनाना बात है। उसका जो पेशाब है उससे, देसी गाय का पेशाब तो दवाइयों में काम आ रहा है आयुर्वेद में, तो वो बछड़ों को और सांडों को इनको भी अलग से नंदीशालाओं में पालने का, और अगर कोई समझदार है तो अपने स्तर पे सरकार से परमिशन लेके अपने स्तर पे भी 100-250 इस तरह के बछड़े रख के हमको सिर्फ उसके गोबर की खाद बनाने का तरीका आना चाहिए। केचुए की खाद के लिए लोग बागों को दूध की आवश्यकता नहीं है और दूध से ज्यादा इनकम दे रहा है। लोग बाग केचुए की खाद से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हम इसको मेल को, जितने भी नर पशु हैं इनको हम अलग से रख के, और नंदीशालाओं का प्रावधान चल रहा है, उससे अगर आप सरकार की स्कीमों में जाएंगे तो ये सब चीजें आप सुधार सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो एक बड़ी दिक्कत है कि पशु टाइम पे नया नहीं होता, ज्ञापन नहीं होता, ये समस्या गाय और भैंसों में बहुत ज्यादा आती है। और उसका मुख्य जो कारण है वो है कि पहली चीज तो हम ये कह कि पशुओं में जो खिलाना पिलाना है, पशुओं का जो खुराक है वो हम सही मात्रा में और सही तरीके से नहीं देते हैं। आप लोग जैसे महिलाएं बैठी है और गाय भैंसों का काम ज्यादातर आप ही करती हैं, तो कोई एक बता सकती है क्या आप क्या क्या अपने पशु को खिलाते हैं, क्या डालते हैं पशु को, पूरे दिन में क्या खिलाते हैं? देखो जो आप लोग डालते हैं वो संतुलित नहीं होता। पूरी मात्रा जो पशु को मिलनी चाहिए उम्र के हिसाब से, पशु के उम्र के हिसाब से, पशु के काम के हिसाब से। पशु जैसे ग्याबन है उसकी खुराक अलग होगी, पशु दूध देने वाला है उसकी खुराक अलग होगी, पशु काम करने वाला उसकी खुराक अलग होगी, पशु जो दूध नहीं दे रहा उसकी खुराक अलग होगी। तो ये सब तरह की चीजें, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा तरीका क्या है कि पशु जब तक दूध दे रहा है, अच्छा दूध दे रहा है, उसको बाढ़ थोड़ा ठीक दे रहे हैं, जैसे जैसे दूध कम हुआ हमने बाढ़ देना या कम कर दिया, यही चीज है। जबकि वैज्ञानिक पद्धति से जब हम पशुपालन करते हैं तो उसकी उम्र का, उसके काम का, जैसे मैंने बताया ज्ञापन है या दूध दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी खुराक अलग अलग होगी। फिर उस खुराक में शामिल क्या क्या होना चाहिए उस चीज पे ध्यान देने की बात है। ज्यादातर किसान किसी अनाज का दलिया, चाहे गेहूं का, जौ का, सर्दी में बाजरे का, जहाँ पे मक्का होती है मक्का, इस तरह का कुछ मात्रा में अनाज का दलिया, कुछ खली सरसों की, या जिस इलाके में कहीं पे मूंगफली ज्यादा होती है, कहीं पे तिल होता है, जो भी है, तो खल की मात्रा हो गई, और मेथी वगैरह या सर्दी में गुड़ डाल दिया। इस तरह की 2-4 चीजें मिला के बस, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं देते। जहाँ पे दूध का या घी का ज्यादा व्यापार है तो कुछ काकड़े, वो भी काकड़े आजकल देना लोगों ने बंद कर दिया है। काकड़े तो कोई मेरे हिसाब से लाके पशुओं को देता ही नहीं, या बाजार में रेडीमेड जो खल मिलती है या वो देते हैं, लेकिन इससे पशु की सारी जरूरतें पूरी नहीं होती है। तो हमको क्या करना है, अगर हमको बाट बनाना है, बना बनाया लाना है, तो जैसे किसी अच्छी कंपनी का, जैसे सरस बनाती है, तो सरस का बाट फिर भी काफी हद तक अच्छा है, उससे सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर हम घर पे बाट बनाना चाहें तो आप याद रख सकते हो, तो आप याद रखें, कुछ लिखना चाहें तो आपके पास डायरी है, कोई लिखना चाहे, 100 किलो बाट हमको अगर बनाना है तो उसमें करीब 40% हिस्सा, यानी 100 में 40 किलो भाग किसका होगा, अनाज का। गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकती है, ज्वार हो सकता है, इनका ये जो भी है इसका दलिया वो करीब 40 किलो। ये 45 भी हो सकता है, ये 38 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, पर एवरेज हम इसको 40 किलो के आसपास रख सकते हैं। इसमें 20 किलो दालों की चूरी, जहाँ पे दाल बनती है मूंग की, चने की, मोट की, मसूर की, तो जो बनते टाइम उसका छिलका उतरता है और उसके टुकड़े भी होते हैं, तो दालों की चूरी करीब 20 किलो। गेहूं का चापड़ बाजार में आजकल खूब मिलता है, क्योंकि आजकल घरों पे गेहूं पिसवाने का ट्रेंड कम है, शहरों में तो सारा पिसा पिसा आटा आता है, तो चापड़ भी बाजार में खूब उपलब्ध है। तो करीब 20 किलो इसमें, 100 किलो के अंदर 20 किलो गेहूं का चापड़ मिलाएंगे, और 20 किलो के आसपास 15 से 20 किलो खलियां, कोई सी भी खली हो सकती है, सरसों की, मूंगफली की, किसी की भी हो सकती है। और इसमें 2 किलो खनिज लवण पाउडर, एक पाउडर आता है जिसको आम भाषा में किसान को समझाने के लिए बोलते हैं कि दूध बढ़ाने वाला पाउडर, लेकिन वो होता है खनिज लवण पाउडर, जिसमें 16 तरह के खनिज लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, बोरोन, इस तरह के 16 तत्व होते हैं। तो ये 16 तत्व पशु की प्रजनन साइकिल को, उसको गर्मी में लाना,
उसको ज्ञापन होना, बच्चे की बढ़वार होना, दूध दे रहा है तो दूध पूरी मात्रा में देना, इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और वो चीज़ें जो अभी सभी वक्ताओं ने चर्चा करी थी कि ज़मीन में हम गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं और यूरिया और बाकी जहर डाल डाल के हमने ज़मीन में से उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, तो वो ये पोषक तत्व जो चारे दाने अनाज से पशु को मिलने चाहिए थे, हम लोगों को मिलने चाहिए थे, वो जब ज़मीन में ही नहीं है तो वो अनाज और चारे दाने में आते नहीं है। तो हमको ये खनिज लवण पाउडर ये बाहर से पूर्ति करनी पड़ेगी पशु को। तो अगर 100 किलो बाट में हमको 2 किलो है, ये सरस कंपनी का, सरस डेयरी की भी बनाती है, ये प्राइवेट दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ बनाती है, 50 रुपये से लेके 250 रुपये किलो तक की ये रेट में बाजार में अवेलेबल है। तो 2 किलो ये पाउडर हमको इसमें मिलाना ही मिलाना है। 1 किलो मोटा नमक या काले नमक की एक डली, तो ये 1 किलो नमक, 2 किलो मिनरल मिक्सचर और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई, इनको करके करीब हम 100 किलो का एक एवरेज हम बना लेंगे। इसको हमको पशु की दूध देने की, दूध का दूध कितना है, बाकी चीज़ें क्या है, ज्ञापन है, तो उस हिसाब से ये बाट हम उसको देंगे। तो पशु दूध भी पूरा देगा, समय पर नया होगा, ज्ञापन होगा, सही समय पर बयाएगा। हम कहते हैं कि हमारा पशु 10 महीने दूध दे, अच्छी नस्ल का पशु होगा तो 10 महीने दूध दे। हमारी देसी भैंसें 6-7 महीने ज़्यादा दूध नहीं देती है ना, 10 महीने दूध दे, 2 महीने उसका दूध निकालना बंद करें, यानी उसको खाली रखें, और ब्याने के 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा ज्ञापन हो जाना चाहिए। यानी ये साइकिल चलेगी जब तो पशु रखने में फायदा है। और किसी का पशु ब्याने के 6-6 महीने, 8-8 महीने बाद में ज्ञापन होगा, वो भी इलाज कराने के बाद में पैसा खर्च करके, दवाइयाँ या कुछ भी करके, तो उसमें एक तो टाइम ज़्यादा खराब होगा। एक पशु अपने जीवन में, एक पशु की, गाय की या भैंस की उम्र करीब 30 साल मान के चलते हैं, और वो 4 साल या 4.5 साल के आसपास पहली दफ़े ब्याह जाती है। और अगर वो बराबर 15-16 महीने में ब्याहे तो वो करीब 18-20 बार ब्याह जाएंगे अपने जीवन में, तो वो 18 से 20 बच्चे देंगी। और एक पशु 2-2, 2.5, 3-3 साल में ब्याहेगा तो अपने जीवन काल में 7-8 बार ब्याहेगा, 10 बार ब्याहेगा। बच्चे भी ले सकते हैं, एक पशु से हम 10 बच्चे ले सकते हैं। अगर हम एवरेज माने कि एक पशु अपने जीवन काल में अगर 20 बार ब्याहता है तो 10 बार मान लो उसने मादा यानी पाडी दी और 10 बार पाडा दिया, तो 10 नई भैंसें उस पशु से हम बना सकते हैं। और एक पशु हमारी लापरवाही से हमने उसको संतुलित आहार नहीं दिया, सही खुराक नहीं दी, उसका रखरखाव नहीं किया, तो वो पशु 7-8 बार, 10 बार ब्याहेगा। या वो 2-4 बार ब्याहे फिर उसको कटने के लिए किसी कसाई को दे देंगे, तो एक अच्छे पशु को बिना मतलब हम खराब कर देंगे। तो अगर हम ये मिनरल मिक्सचर या तो 100 किलो बाट बनाए तो उसमें 2 किलो मिलाना है, और या फिर डेली अगर हम बाट में डालना है तो हमको 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली, बाट जब तैयार हो जाए, ठंडा हो जाए, तब उसमें मिलाना है। तो डेली का ये होना चाहिए। छोटे बछड़े बछड़ी या पाडे पाडी है तो उनको 30 ग्राम के आसपास ये मिनरल मिक्सचर हमको देना ही देना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा पशु जो ब्याने में देरी करता है उसका एक मोटा कारण और है कि पशुओं को पेट में कीड़े मारने की दवाइयाँ साल में 4 बार देनी चाहिए, हर 3-3 महीने के अंतराल पे। सबके घर में गाय या भैंस होगी, और कितने जने हाथ खड़ा करके बताएंगे जो अपने पशु को पेट में कीड़े मारने की दवाई दिलवाते हैं? आप में से तो दिलवा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिलवा रहे, है ना। तो 2 बार भी अगर जो इशारा करें कि मैं साल में 2 बार दिलवाता हूँ, वो भी काफी हद तक ठीक है। पर अगर हम हर 3 महीने के अंतर पे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेट में 4 प्रकार के कीड़े हाथों में, लीवर में पड़े रहते हैं, और जो खुराक हम पशु को 24 घंटे में खिलाते हैं, मान लो 24 घंटे में हमने पशु को 4 किलो बाट दिया, तो 2 से 2.5 किलो बाट ये कीड़े खा जाएंगे। तो पशु को जो खुराक लगनी चाहिए थी वो उसका आधा हिस्सा करीब करीब ये कीड़े खा जाते हैं। तो पशु के शरीर में कमी आएगी, तो पशु दूध कम देगा, पशु समय पे ज्ञापन नहीं होगा, नया नहीं होगा, समय पे ब्याहेगा नहीं, कमजोर होगा, और बच्चा पैदा करेगा वो भी कमजोर पैदा करेगा। तो हमको मिनरल मिक्सचर देना है, नमक देना है, साथ ही साथ हमको पेट में कीड़े मारने की दवाई देनी है। बस 5 मिनट और एक थोड़ा सा। एक पशुओं में कई बीमारियां ऐसी आती है जिसकी वजह से पशुओं में मृत्यु ज्यादा होती है।
जैसे बांग की बीमारी है, तो बांग की बीमारी में पशु खराब जो हो जाता है, मरता नहीं है, लेकिन वो उसका दूध सूख जाएगा। तो उसके लिए साल में 2 बार टीके लगते हैं, एक होली पे, एक दिवाली पे, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर। तो ये टीके हमको पशु अस्पताल से संपर्क करके लगवाने चाहिए। एक गलघोटू नाम की बीमारी आती है, जो काफ़ी एक बार आएगी तो वो काफ़ी जानवरों में एक साथ फैलेगी। उसका टीका बरसात शुरू होने से पहले मई जून में लगना चाहिए। तो टीकाकरण में हमको गलघोटू, लंगड़ा बुखार और बांग की बीमारी यानी खुरपका मुंहपका की बीमारी का टीका लगवाना चाहिए, ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें और किसी तरह का नुकसान नहीं हो। ये तो कुछ जनरल बातें थी। इसके अलावा अगर आपको कोई पशुपालन में जानकारी लेनी हो या कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का सवाल? मैं पूछ रहा हूँ सर, इनकी तरफ से मतलब कोई पशु जैसे मान किसी भी कारण से लेट हो रहा है, मतलब वो हीट में नहीं आ रहा, गर्मी में नहीं आ रहा, तो उसका कोई इलाज है क्या? जैसे मान किसी भी कारण से तो मतलब ऐसी बहुत समस्या आती है कि 4 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, अब हीट में नहीं आ रही, भैंस नहीं आ रही, उसका कोई ऐसा है कि कम करके आपका उपाय करते हो? मतलब गांव में जैसे ऐसी कोई समस्या आती है आपके साथ, आप बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, एक तो मोटा कारण खुराक में कमी की वजह से पशु हीट में नहीं आएगा। तो खुराक में आपको मिनरल मिक्सचर वगैरह, साथ ही साथ हरा चारा। हरे चारे में भी सर्दियों में हमको क्या लेना है? दलहनी चारे लेने, बरसीम, रिचका या फिर जई। ये 3 चारे ऐसे जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारा किसान ज्यादातर कासनी बोता है। कासनी में कुछ भी नहीं है, कासनी में किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं है। तो हमको अगर सर्दियों में चारा खिलाना है तो हमको बरसीम, रिचका या जई को काम में लेना ही लेना होगा। हरे चारे में विटामिन ए और विटामिन ई की पूर्ति होगी, और ये विटामिन के लिए जरूरी है। इसके अलावा, हरे चारे के अलावा एक जो कमी है, डॉक्टर साहब